हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुधीर सीरीज का मज़ेदार उपन्यास ओवरडोज का पार्ट 10। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। घंटी बजने लगी। फिर दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन उठाया और मुझे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कोई बोला। कौन बोलता है? मैं बड़े रौब से बोला। माधो सिंह। आप कौन साहब जी? लगता है मेरे को गलत नंबर मिल गया है। मैं बोला, मैंने तो गुड़गांव फ़ोन मिलाया था। गुड़गांव ही मिला है साहब जी। अच्छा, क्या नंबर है? उसने वो ही नंबर दोहराया जो कागज़ पर दर्ज था। नंबर तो यही है साहब जी, लेकिन यहाँ तो मेरे अलावा रात को कोई भी नहीं होता। आपने मेरे से बात करनी हो तो बोलो। अरे नहीं भाई, मैंने तो ट्यूलिप बार एंड रेस्टोरेंट में बात करनी थी। साहब जी, ये तो सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस का नंबर है। ओह, और तुम कौन हो? चौकीदार हूँ साहब जी। मैंने संबंध विच्छेद कर दिया तो अपनी मौत के वक्त जो टेलीफोन नंबर अनीता जोशी अपनी मुट्ठी में दबोचे थी वो पुखराज सिंगला के ऑफिस का था। पुखराज सिंगला के फाल्गुनी पावले से गहरे ताल्लुक थे। फाल्गुनी पावले दिल्ली आकर डिम्पल कोठारी बन गई थी। डिम्पल कोठारी की लाश अनीता जोशी ने बरामद की थी। अनीता जोशी की मुट्ठी में पुखराज सिंगला का नंबर था। दायरा तो मुकम्मल हो गया था, लेकिन पुखराज सिंगला ने तो डिम्पल कोठारी का कभी नाम तक न सुना था। क्या चक्कर था? मैंने संजय सिंह के मोबाइल पर फ़ोन किया। तत्काल उत्तर मिला। कहाँ पर हो? मैंने पूछा। तुम कहाँ पर हो? जवाब में वो बोला। क्यों पूछते हो? पुलिस में हमारा एक भेदिया है जिससे हमें महकमे की स्पॉट न्यूज़ हासिल होती है। मुझे अभी मालूम हुआ है कि तुम फरार मुजरिम हो और पुलिस तुम्हें शिद्दत से तलाश कर रही है। कोहली, ये बात ठीक है? हाँ ठीक है। सरेंडर करने का इरादा हो तो एक्सप्रेस के मार्फत करना। इससे मुझे क्या हासिल होगा? हमें हासिल होगा, हमारे पर्चे को वाहवाही हासिल होगी। मेरा नाम रोशन होगा। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि अंततः तो तुमने पकड़े जाना ही है। अच्छे दोस्त हो। अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए ये सलाह दी। बोलो, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? घर पर पहुँच भी गए? कब का? सोने की तैयारी कर रहा था। आज ही जल्दी पहुँचना था। अरे 12 बज गए हैं भाई, जैसे बहुत बड़ी बात हो गई। पहली बार हुई। बात क्या है? एक काम था जो कि तभी होना मुमकिन था जबकि तुम ऑफिस में होते। काम तो बोल। आजकल अखबार के दफ्तरों में सब कुछ कंप्यूटराइज होता है। मैं चाहता था तुम चेक करते कि उसमें पुखराज सिंगला के बाबत कुछ था। वो कौन है? गुड़गांव का बेस्ट बड़ा बिल्डर है, साथ ही वहाँ का सभासद है। बतौर बिल्डर शायद कंप्यूटर में कुछ न हो उसकी बाबत, लेकिन बतौर सभासद हो सकता है। उसकी बाबत जानना क्या चाहते हो? जो कुछ भी हाथ में आ जाए, उसकी कोई खूबी, कोई खामी, उसके नाम से जुड़ा कोई स्कैंडल, कोई चटपटी स्टोरी, कुछ भी, उसकी गुज़श्ता ज़िंदगी के बाबत कुछ। हूँ, ठीक है, कल देखूँगा।
याद रहेगी ये बात कल तक? क्यों नहीं रहेगी? नशेबाजों का क्या पता लगता है? मैं वैसा नशेबाज नहीं हूँ। क्या कहने? अरे भाई, आज पल्ले से पी, इसीलिए कम पी। मुझे तुमसे हमदर्दी है। ठीक है, कल देखना कुछ हाथ आए तो फ़ौरन मेरे मोबाइल पर फ़ोन लगाना। अभी कट करता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी इतना तो बताओ, तुमने किया क्या है? तुम्हारे बेदिये ने नहीं बताया? बताया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं। क्या बताया उसने? तुमने अपने फ्लैट में एक नौजवान लड़की का कत्ल कर दिया है। यकीन क्यों नहीं? क्योंकि मैं कत्ल नहीं कर सकता। वो तो तुम बराबर कर सकते हो। तो फिर अपने फ्लैट में करने की हिम्मत नहीं कर सकते? कभी कभी हिम्मत करनी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है। यानी कि बात सच है? नहीं। ओह, तुमने तो मुझे नाउम्मीद कर दिया। तुम्हारी उम्मीद न टूटे, इसलिए मैं अब कत्ल कर देता हूँ। मजाक मत करो। असल बात क्या है? असल बात बोलो। मेरे फ्लैट में एक नौजवान लड़की का कत्ल हुआ है। पुलिस समझती है कत्ल मैंने किया है, जो कि सच नहीं है। भागे क्यों? पुलिस बंद कर देती तो अपनी बेगुनाही साबित करना मेरे लिए मुमकिन न रहता। इसलिए खैर, कोहली, सरेंडर का ख्याल बन जाए तो एक्सप्रेस की पेशकश को भूल न जाना। मैं अपना आज का गुड डीड ऑफ द डे कर चुका हूँ। अब जो ख्याल बनेगा कल बनेगा। मैंने संबंध विच्छेद कर दिया। फिर मैंने पंचकुला फ़ोन लगाया। आदेश जुल का तब भी उपलब्ध नहीं था। कमबख्त का आधा घंटा पता नहीं कितने घंटों में होता था। मैं 9 बजे सोकर उठा। नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले मैंने मुकंदलाल के घर पर फ़ोन लगाया। मुकंदलाल पुलिस की नौकरी से सस्पेंड हुआ हवलदार था। सस्पेंशन में उसे आधी तनख्वाह मिलती थी, जिसमें इजाफा वो कभी कभार मेरे लिए कोई काम करके करता था। पहले मेरा फेवरेट फुटमैन हरीश पांड्ये हुआ करता था, लेकिन मेरे ही एक केस पर मेरे लिए काम करता पीठ पर चाकू के वार का शिकार हो गया था और खुदा उसे जन्नत नशीन करे, मारा गया था। फिलहाल मेरा फुटमैन मुकंदलाल था, लेकिन तभी तक था जब तक कि अपनी नौकरी पर बहाल नहीं हो जाता था। बहाली की उसे पूरी गारंटी थी। ये उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो नौकरी से डिसमिस भी हो सकता था और जेल भी जा सकता था। कोहली, सिसकारी की तरह उसके मुंह से निकला। हाँ भाई, मैं बोला। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? कहाँ पर हो? क्यों पूछता है? अखबार में तेरी खबर है। अच्छा, छपा है। तू फरार मुजरिम है। तू कत्ल करके फरार है। यकीन आ गया तेरे को? क्या पता चलता है कोई इनाम भी घोषित हुआ है मेरी गिरफ्तारी पर? वो तो नहीं, लेकिन फिर क्यों पूछता है? मैं कहाँ हूँ? तू क्या समझता है तेरे पर कोई इनाम होता तो मैं तुझे गिरफ्तार करवाने की कोशिश करता? अब मेरा जवाब है, क्या पता चलता है? कैसे फ़ोन किया? तेरे लिए काम है। नावे वाला और क्या फोकट वाला? मुफ्त में तो तू जले पर नमक न छिड़के। कोहली, मुझे मेरी पोजीशन पता है। मैं आधी तनख्वाह पर गुजारा। एक ही रोना मत रोया कर, पूरी तनख्वाह पर भी तेरे यही लक्षण होते हैं। छोड़ वो किस्सा, काम बोल। मामूली काम है, शायद किसी के पीछे लगना पड़ेगा। शायद, हाँ, न लगना पड़ा तो छुट्टी मुकम्मल नहीं,
200 रुपये फिर भी लगना पड़ा तो 500 रोजाना। तेरे को मालूम है रोजाना, जब वास्ता तेरे जैसे हरामी से हो तो तस्दीक करनी पड़ती है। हाँ रोजाना, घर पर ही रहना, फ़ोन करूँगा। ठीक है। फिर मैंने पंचकुला फ़ोन लगाया। आदेश चुलका तब भी उपलब्ध नहीं था। ज़रूर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जा बैठा था। लेकिन जवाब देने वाले ने इस बार नया काम किया। उसने मुझे झुलका का मोबाइल नंबर दिया। क्यों भाई, मैं चिढ़कर बोला, ये नंबर तुम मुझे कल नहीं दे सकते थे? कल हुक्म नहीं था। जवाब मिला, अब हुआ हुक्म। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जुल्का साहब से बात हुई थी तो उन्हीं ने मोबाइल पर बात करवाने को बोला था। ठीक है, शुक्रिया। संबंध विच्छेद करके मैंने मोबाइल पर कॉल लगाई। तत्काल उत्तर मिला। मैंने उसे अपना परिचय दिया और फिर बोला, गुड़गांव में पुखराज सिंगला नाम का एक मशहूर बिल्डर और लोकल सभासद है, जो कि मूल रूप से पंचकुला का रहने वाला बताया जाता है। मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए। पुखराज सिंगला के बारे में? भाई यही नाम बोला मैं। क्या आवाज़ साफ नहीं आ रही? आ रही है। तस्दीक की। अब हो गई न? हाँ हो गई। क्या खास बात है इस शख्स में? क्यों इसकी वजह से हलचल है? हलचल? कैसी हलचल? और तुम क्या जानते हो उसे? नहीं, 6 महीने पहले तक नाम भी नहीं सुना था। 6 महीने पहले किस सिलसिले में सुना था? किससे सुना था? एक लड़की से। जैसे आज तुम फ़ोन कर रहे हो, वैसे ही 6 महीने पहले मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया था। वो भी तुम्हारी तरह पुखराज सिंगला के बाबत सवाल कर रही थी। तब मैं पुखराज सिंगला के बाबत कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन आज मैं ये भी बता सकता हूँ कि वो कौन से साबुन से नहाता है और कौन सी शेविंग क्रीम से शेव करता है। उस लड़की की दरख्वास्त पर जाना। हाँ, वो कौन थी? भाई, मेरे हम पेशा हो, मेरे से बड़े शहर में, मेरे से बड़े पीढ़ी हो, क्या नहीं जानते हो कि क्लाइंट का नाम उजागर करना दस्तूर के खिलाफ होता है? मन ही मन मैंने उसके दस्तूर की माँ की बहन की और बोला, वैसे नाम याद है तुम्हें? नहीं। फिर दस्तूर का रोना क्यों रो रहे हो? वो हंसा। नाम याद करने की कोशिश करना, ये फैलो पीढ़ी की मदद होगी। अच्छा, कभी ऐसी किसी मदद की तुम्हें भी ज़रूरत पड़ सकती है। आई अंडरस्टैंड। वैसे तुम्हारा दस्तूर क्लाइंट पर लागू है, सब्जेक्ट के बारे में तो ऐसा नहीं है ना? क्या मतलब? पुखराज सिंगला के बारे में तो बता सकते हो कि क्या जानते हो? हाँ, वो मैं बता सकता हूँ। उस पर कोई पाबंदी नहीं। नहीं, लेकिन क्लाइंट ने मेरी फीस भरी थी। मुझे भी चार्ज कर लेना। फिर क्या बात है? अब बोलो, क्या मालूम है? मुझे याद थोड़े ही है। क्या मतलब? अभी तो कह के हटे हो कि उसके साबुन शेविंग क्रीम तक के बारे में जानते हो। ठीक कह के हटा हूँ, लेकिन सब जानकारी फाइल में है। 6 महीने बाद मुझे अब जुबानी तो कुछ याद नहीं पड़ा ना? जुबानी कुछ तो याद होगा। हाँ, कुछ तो याद है। क्या? भला मानस था। इधर क्लीन रिकॉर्ड था उसका। मैंने उसकी बाबत पूछताछ की थी तो मुझे उसके खिलाफ कोई बुरा बोलने वाला एक भी शख्स नहीं मिला था। आई सी। फाइल में तो और भी बहुत कुछ होगा। हाँ, तो फाइल निकालो। यहाँ कैसे निकालूँ? क्या मतलब? मैं इस वक्त अमृतसर में हूँ। ओह, फिर कैसे बीतेगी? मैं कल सुबह
वापस पंचकुला पहुंच जाऊंगा। पक्की बात? हाँ, सिंगला के बाबत जो जानकारी मेरे पास है उसे मैं अपने बिल के साथ कल सुबह में फैक्स कर दूंगा। फैक्स न लगा तो तुम बोलो, मेरे ऑफिस में फ़ोन करना, सब कुछ मेरी सेक्रेटरी को पढ़ के सुनाना। ठीक है, फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर नोट करो। उसने किए। कल ऑफिस पहुंचने पर मैं बोला, पहला काम यही करना, यही करूंगा। शुक्रिया। एक आखिरी बात और बताओ। पूछो वो। कल हमने जब पंचकुला फ़ोन लगाया था तो कोई तुम्हारे लिए आधे घंटे बाद फ़ोन लगाने को बोला था, जब तुम पंचकुला में थे ही नहीं, अमृतसर में थे। तो वो ऐसा क्यों बोला? पहुंचने वाला था लेकिन पहुंच नहीं सका, किसी वजह से यहाँ स्टे एक्सटेंड करना पड़ गया था। ऐसा मसरूफ़ हुआ कि इस बाबत फ़ोन भी नहीं कर सका था। ओह, आज सुबह ही पंचकुला फ़ोन किया तो तुम्हारी कॉल की बाबत पता चला, तब मोबाइल पर कॉल कराने को बोला। आई सी। ठीक है, नमस्ते। मैंने संबंध विच्छेद कर दिया। इंस्पेक्टर सिक्का ने डॉग पुशर के 3 नामों के साथ जो 3 पते मुझे लिख कर दिए थे, उनमें से एक मजनू का टीला का था, दूसरा पहाड़गंज का था और तीसरा जामा मस्जिद के इलाके में था। अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं मजनू का टीला पहुंचा, लेकिन वो शख्स मुझे न मिला। वहाँ किसी ने भी उस शख्स को जानता होने की हामी न भरी। पता नहीं वो लोग झूठ बोल रहे थे या सिक्का की जानकारी में कोई खोट थी। पहाड़गंज में भी धक्के ही खाए। वहाँ स्थित स्टेटस नाम के एक बार में उस शख्स को जानने वाला एक वेटर तो मिल गया, लेकिन उसी ने बताया कि वो शख्स अलीगढ़ गया हुआ था, जहाँ से वो 1 हफ्ते से पहले नहीं लौटने वाला था। उन 2 जगहों की पड़ताल में ही 1 बज गया। आखिरकार मैं जामा मस्जिद के इलाके में पहुंचा। उस तीसरे शख्स का नाम इदरीस बिजनौरी था, जिस पहले ही आदमी से मैंने उसकी बाबत सवाल किया। उसने मुझे चितली कवर बाज़ार के एक रेस्टोरेंट में जाने की राय दी। कौन सा रेस्टोरेंट? जिसका मालिक अकरम भाई था। मैंने वो रेस्टोरेंट तलाश किया तो वो टी और स्नैक्स स्टॉल निकला। मैंने इदरीस बिजनौरी के बारे में सवाल किया। 2 बजे आता है, जवाब मिला। ये पक्का है कि आता है? हाँ। मैं वहाँ से हटा। मैंने मोबाइल निकालकर मुकंदलाल को फ़ोन लगाया। फ़ौरन चितली कवर पहुँच। मैं बोला, कहाँ पहुँचूँ? वो सकपकाया सा बोला, चितली कवर, जगत सिनेमा से थोड़े आगे बाईं ओर बाजार है इस नाम का। मैं तुझे मस्जिद की सीढ़ियों के सामने उसकी नुक्कड़ पर मिलूँगा। फ़ौरन पहुँच। फ़ौरन की बात है तो ऑटो पर आऊँगा, भाड़ा तू देगा। अच्छा अच्छा। वो पहुँचा तो मैंने उसे तमाम माजरा समझाया। ये भी समझाया कि जिस शख्स के पीछे उसे लगना था उसकी शिनाख्त कैसे होनी थी। ठीक है, मैं बोला। उसने सहमति से सिर हिलाया। मैं वापस रेस्टोरेंट में पहुंचा। मैं इदरीस को पहचानता नहीं हूँ। मैं मालिक से बोला, आए तो मेरे को खबर करना। ठीक है। ठीक 2 बजे वो आया। मालिक ने इशारे से मुझे बताया कि वो इदरीस बिजनौरी था। दरवाजे के करीब ही वो एक मेज पर सेटल हो गया तो मैं उसके पास पहुंचा। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा।
मेरा नाम भूरेलाल है। मैं उसके सामने बैठता हुआ बोला, आगरा से हूँ। उसकी भवें उठी। ज़रूरी बात करनी है। मैं आगे बढ़ा। खास मेरे से? वो बोला, हाँ, इदरिस बिजनौरी से। हाँ भाई, नाम कौन बोला? कोई यूजर बोला, जो पहले इधर दिल्ली में था, अब आगरे में शिफ्ट कर गया है। यूजर क्या? तेरे को मालूम है मियाँ, ऐसे बबुआ बन के दिखाएगा तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। उसने कुछ क्षण अपलक मुझे देखा और फिर दबे स्वर में बोला, पुड़िया चाहिए? नहीं। नहीं? मैं यूजर नहीं हूँ। तो कई पुड़िया चाहिए? क्या मतलब? कई से भी ज़्यादा चाहिए। मैं इस धंधे में पढ़ना चाहता हूँ, सप्लायर बनना चाहता है। अभी आई बात समझ में। आंटी में नावा है। कट करके आगे सप्लाई करेगा? हाँ। किसको? तेरे जैसों को, आगरे में। हाँ। कांटेक्ट बना लिए? कुछ बना लिए। कुछ माल चमकाऊंगा तो अपने आप बन जाएंगे। चाय पिएगा? पी लूँगा। उसने चाय का ऑर्डर दिया और फिर मेरे से बोला, आप भीतर चलकर बैठते हैं। मेरी भवें उठी। इधर आया गया लगा हुआ है और बाजार का शोर है। ओह, हम दोनों टी स्टॉल के भीतर आखिरी टेबल पर जा बैठे। छोकरा चाय के गिलास रख गया। जैसा माल तेरे को चाहिए? वो बोला, वो मेरे पास तो होता नहीं, लेकिन मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी कमीशन होगी। कितनी? 10%। 2000। 35-40 में माल मिला तो 10% ज़्यादा बनता है। 2000। यार तू तो। 2000। ठीक है, निकाल। मैंने उसे 500 का नोट सौंपा। ये क्या है? वो बोला, बाकी माल मिलने पर। लेकिन मेरे 500 का भी रिस्क है। लेके चल दोगे तो क्या करूँगा? काफ़ी पहुँचे हुए आदमी हो। अभी कहाँ पहुँचा हूँ? तुम कुछ करोगे तो पहुँचूँगा। पहले क्या करते थे? स्काच का धंधा करता था। नकली भरता था? नहीं, असली एक की दो बनाता था। उस धंधे में क्या खराबी लगी? ग्राहक नहीं है। दिल्ली में स्काच ठेकों पर मिलने लगी है। यहाँ से मंगा लेते हैं। उसने नोट जेब के हवाले किया। तेरे को 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। किस बात का? मेरे जाके आने का। वापस क्या लाएगा? माल या उसकी खबर? खबर। जहाँ माल मिल सकता होगा वहाँ तुझे लेके चलूँगा। मेरे को सैंपल देखने का है। देखना पहले? ठीक है, मैं सैंपल लेके आऊँगा। प्योर अनकट नंबर 4 माल का। जरा भी खराबी हुई तो सौदा नहीं होगा। जरा भी खराबी पहचान लेगा? हाँ। तेरी शक्ल से तो यकीन नहीं आता। शक्ल से क्या पता लगता है? मैं शक्ल पर जाता तो तेरे पास भी न फटकता। क्यों? जल्ली वाला लगता है। वो तिल मिलाया। यहाँ मेरे 1 घंटा बैठने से किसी को एतराज़ तो नहीं होगा? मैंने जल्दी से बात बदली। नहीं, मैं अकरम भाई को बोल के जाऊँगा। मुझे साथ ही लेकर क्यों नहीं चलता? ऐसा करना कायदे के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि तू नया आदमी है। ठीक है, जा, लेकिन 1 घंटे में न लौटा तो मैं यहाँ नहीं मिलने का। मैं 500 का गम खा लूँगा। फिर तेरा काम कैसे होगा? मुर्गा बाग न दे तो सवेरा नहीं होता। उसने फिर अपलक मेरी तरफ देखा। मैंने भी वैसे ही उससे निगाह मिलाई। लगता है। फिर वो बोला,
मेरे जैसे किसी और को भी जानता है। जानता हूँ न। किसे? किसे जानता है? मैंने मजनू के टीला वाले जमूरे का नाम लिया, एक क्षण ठिठक कर। फिर पहाड़गंज वाले पुशर का नाम लिया। तब पहली बार वो आश्वस्त दिखाई दिया। मैं 1 घंटे से पहले लूटूंगा। बढ़िया। एक खास हिदायत है क्या? मेरे पीछे आने की कोशिश न करना। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, वरना काम नहीं होगा। बोला ना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। वो चला गया। आधे घंटे बाद मेरे मोबाइल पर मुकुंदलाल का फ़ोन आया। आराकशा रोड। वो बोला, होटल न्यू शांति। आता हूँ, वहीं ठहरना। किस लिए? मुझे होटल ढूंढवाने के लिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रामनगर की तरफ से दाखिल होना तो दाईं ओर से चौथा है। फिर भी रुकना। मैंने जानकर संबंध विच्छेद कर दिया। 15 मिनट में मैं निर्देशित स्थान पर पहुंच गया। मुकुंदलाल मेरे करीब पहुंचा। वो सांवली सूरत, हर वक्त चढ़ी रहने वाली आंखें और मोटी तोंद वाला आदमी था, जिसे कोई मील भर से भी देखता तो निसंकोच कहता कि पुलिसिया था। क्या खबर है? अपना जमूरा अभी तेरे आगे आगे ही वहाँ से गया है। इदरीस बिजनौरी को वहाँ इतना ज़्यादा वक्त लगा था तो इसका मतलब था कि हीरोइन वहाँ कहीं उपलब्ध नहीं थी। ज़रूर सैंपल का इंतज़ाम कहीं और से किया गया था। अब बोल, यहाँ क्या हुआ? मैंने पूछा। यहाँ वो जिस शख्स से मिला था वो या तो होटल का मैनेजर है या मालिक है। रिसेप्शन के पीछे मैनेजर का कमरा है। अपना जमूरा सीधा वहाँ गया था, फिर उस शख्स के साथ बाहर निकला था जिसे मैं मैनेजर या मालिक बोला। वो अपने जमूरे को चौथी मंजिल के एक कमरे में ले गया था। कैसे मालूम? मैंने उसे रिसेप्शनिस्ट को बोलते सुना था कि वो ऊपर 402 में था। अभी कहाँ है? ऊपर ही होगा, नीचे तो नहीं उतरा। देखने में कैसा है? आम आदमियों जैसा ही है। क्लीन शेव है, ब्राउन सूट पहने है और निगाह का चश्मा लगाए है। उम्र 30 या 35 के बीच की होगी। नाम नहीं मालूम? नहीं, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। जा। मेरे से क्या इजाज़त मांग रहा है? हर वक्त वाही तबाही मत बकाकर, मुंह में बवासीर हो आएगी। क्या बकता है? तेरे से मेरे को 2 काम है। एक तो तुझे रिसेप्शनिस्ट की तवज्जो अपनी तरफ करनी होगी ताकि मैं बिना टोका टोकी के ऊपर का रुख कर सकूं। दूसरे, अगर मैं 15 मिनट में वापस न लौटूं तो तेरे को मेरे पीछे आना है। ठीक है, अब पहले तू जा। वो चला गया। उसने रिसेप्शनिस्ट को पूरी तरह से अपने आप में उलझा लिया तो मैंने भीतर कदम रखा। वहाँ लिफ्ट भी थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट की तवज्जो से सीढ़ियों का रुख करने से बेहतर बचा जा सकता था। मैंने वैसा ही किया। मैं निर्विघ्न चौथी मंजिल पर पहुंचा। वहाँ 4 कमरे थे, जिसमें से 402 के दरवाजे पर मैं पहुंचा। दस्तक देने के लिए मैंने हाथ उठाया ही था कि दरवाज़ा पहले ही खुल गया। मुझे चौखट पर उस शख्स के दर्शन हुए जिसकी पोशाक और मामूली हुलिया मुकुंदलाल ने बयान किया था। वो सकपकाया। क्या है? फिर रुक्ष स्वर में बोला, जरा बाजू हटो। मैं बोला, तुमसे बात करनी है। किससे बात करनी है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, मैंने उसका मुआयना किया। मुझे मालिक जैसी फूफा उसकी न लगी। तुम यहाँ के मैनेजर हो। क्या बात करनी है? वही जो इदरीस बिजनौरी औनी पौनी करके गया। वो फिर सकपकाया।
उसने गौर से मेरी तरफ देखा। धंधे की बात है, मैं उसे समझाता सा बोला। 2 मिनट सुनो, न जचे तो बाहर कर देना। उसने सहमति से सिर हिलाया और फिर एक और हटा। मैंने भीतर कदम डाला तो पाया कि वो स्टोर जैसा कमरा था, जिसमें एक ऑफिस टेबल लगी हुई थी। टेबल के पीछे एक खिड़की और एक दरवाज़ा था, जो कि बाहर बालकनी में खुलता था। एक बाजू में एक अधखुला दरवाज़ा था, जिसके आगे बाथरूम दिखाई दे रहा था। साफ जाहिर था कि मूल रूप से वो गेस्ट रूम ही था, लेकिन इस्तेमाल स्टोर के तौर पर किया जाता था। वो ऑफिस टेबल के पीछे जा बैठा। उसने मुझे भी बैठने का इशारा किया, तो मैं उसके सामने एक विजिटर चेयर पर बैठ गया। अब बोलो, क्या बात करना चाहते हो? वो बोला। बल्कि पहले ये बोलो कि यहाँ कैसे पहुँच गए? इद्रिस के पीछे लग के पहुँचा। ये तो खैर नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? इद्रिस यूँ किसी को पीछे नहीं लगने देता। क्यों? आसमान से उतरा है, उसकी पीठ पीछे भी आंखें हैं। लापरवाही की, खता खा गया, ये भी कोई पूछने की बात है? या तुम ही कुछ ज़्यादा होशियार हो? ये भी हो सकता है। हो कौन? उसके पीछे लग के आए हो तो कहीं वो ही शख्स तो नहीं जिसके लिए वो बात करने आया था? वो ही हूँ। पीछे क्यों लगे? क्योंकि मुझे उस पर एतबार नहीं, क्योंकि मैं उससे डील नहीं करना चाहता। वजह मैं साथ लाया हूँ। मैंने उसके सामने पॉलीथीन की एक छोटी सी थैली रखी, जिसमें ग्लूकोज और डेयरी वाइटनर का सम्मिश्रण था, और जिसे मैं पहले से तैयार करके लाया था। ये 10 ग्राम हीरोइन है, जो इद्रिस ने पिछले महीने मेरे भाई मुकंदलाल को ये कहकर 25,000 में सप्लाई की थी कि इसमें बहुत थोड़ी मिलावट थी। अब जरा खुद देखो, ये क्या है? मैंने थैली उसे सौंपी। उसने उसे खोलकर पहले निगाह से उसका मुआयना किया, फिर उंगली और अंगूठे को लगाकर मसल कर देखा, फिर कुछ कण जुबान से चखे, फिर उसका सिर अपने आप ही इनकार में हिलने लगा। ये हमारा माल नहीं है। फिर वो बोला। मैं कब बोला तुम्हारा माल है? मुझे इसके तुम्हारा माल होने का यकीन होता तो क्या मैं यहाँ आता? ठीक, ये इद्रिस की कारस्तानी है। असली माल कहीं और बेच खाया और ये रबड़ी मेरे भाई को थमा दी। इद्रिस ऐसा आदमी है तो नहीं? नहीं होगा, लेकिन बनते क्या देर लगती है। हूँ। अब तुम चाहते क्या हो? मैं डायरेक्ट डीलिंग करना चाहता हूँ। वो मेरे से कैसे हो सकती है? डीलर तो मैं नहीं हूँ, तो तुम क्या हो? मैं तो बिचौलिया हूँ, ट्रांजिट स्टेशन हूँ। ऐसा है तो मुझे आगे इंट्रोड्यूस कराओ। मैं नहीं करा सकता। फिर क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने इतनी जहमत बेकार की, यही समझ लो। मेरी डायरेक्ट डीलिंग क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुम नए हो, तुम्हें कोई भी नहीं जानता। हर शख्स कभी न कभी तो नया ही होता है। मैं इस बात की डिटेल में नहीं जाना चाहता। कोई तो राय दो जिसके ज़रिए मुझे खरा माल हासिल हो। खरा ही हासिल होगा। पहले तो न हुआ। मैं खुद हैरान हूँ कि क्यों न हुआ। ठीक है, आगे से तुम्हें शील्ड और साइंड माल मिलेगा, जिसमें कोई बाजी नहीं मार सकेगा। कैसी सील, कैसे साइन, मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें मोनोग्राम थैली दिखाता हूँ, जिसको आइंदा मैं खुद सील करूँगा और साइन करूँगा। दिखाओ। वो उठकर खड़ा हुआ। तभी एक फायर हुआ। गोली उसकी पीठ में कहीं लगी।
वो धड़ाम से सामने मेज पर ढेर हुआ। मैंने ड्राई मारी और कुर्सी को लिए फर्श पर लुढ़क गया। दोबारा फायर न हुआ। गोली बालकनी की तरफ से चली थी और दोबारा फायर न हुआ होने के बावजूद फिर चल सकती थी। फिर भी मैं हिम्मत करके उठा और लपक कर बालकनी के दरवाजे पर पहुंचा। आगे बालकनी खाली थी। मैंने दरवाज़ा पार करके उसके पार कदम रखा। उसके पहलू से फायर एस्केप की गोल सीढ़ियाँ थी, जिस पर से दूर होते कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। रेलिंग पर से मैंने उधर झाँका तो एक व्यक्ति को तेजी से सीढ़ियाँ उतरते पाया। वो 2 मंजिल नीचे पहुंच भी चुका था और अब किसी भी क्षण पिछवाड़े की गली में होता। उसके पीछे जाना बेकार था। एक तो वो पकड़ाई में नहीं आने वाला था, दूसरे वो मुझे पीछे आता पाकर फिर गोली चला सकता था। मैं उसकी बाबत कोई शोर मचाता तो वो पता नहीं पकड़ा जाता या नहीं। वहाँ मेरी हाजिरी पक्की हो जाती। मैं कमरे में लौटा। गोली चलने की आवाज़ की तरफ लगता नहीं था कि किसी की तवज्जो गई थी। फिर भी अब मेरा वहाँ ठहरना अपनी हालत का आबेल मुझे मार करने जैसा था। मैं मैनेजर के करीब पहुँचा। ये सुनिश्चित करने में मुझे 1 सेकंड लगा कि वो मर चुका था। मैंने उसकी जेबें टटोली तो उसका बटुआ मेरे हाथ में आया। मैंने उसे खोला तो सबसे पहले प्लास्टिक की एक विंडो में उसका ड्राइविंग लाइसेंस मुझे दिखाई दिया। लाइसेंस के मुताबिक उसका नाम भूषण बाली था और उस पर उसका जो पता दर्ज था वो प्रीत विहार का था। एक और विंडो में एक नौजवान लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जो कि स्कर्ट ब्लाउज पहने थी और कैमरे की तरफ देखकर हंस रही थी। पृष्ठभूमि में काले शीशों वाली डिस्प्ले विंडो और दरवाजे के ऊपर लगा एक बोर्ड दिखाई दे रहा था, जिस पर लिखा था मैग्रथ हेल्थ क्लब एंड जिम, शालीमार बाग। तस्वीर के निचले भाग में जनाना हेड राइटिंग में साइन पेन में दर्ज था, टू भूषण विद लव, लीसा जैकब। मैंने बटुआ वापस उसकी जेब के हवाले किया और दरवाजे पर पहुंचा। मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर बाहर झाँका तो सन्नाटा पाया। मैं बाहर निकल गया। अपने पीछे मैंने जानबूझकर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ताकि किसी आए गए की भीतर निगाह पड़ती तो वहाँ हुआ वाकया आम हो पाता। सीढ़ियों द्वारा मैं 1 मंजिल नीचे पहुँचा तो मैंने लिफ्ट को उस मंजिल पर खड़ा पाया। मैं उसमें सवार होकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचा। वहाँ रिसेप्शनिस्ट ने मेरी तरफ निगाह तक न उठाई। मैं निर्विघ्न बाहर निकल आया तथा परे अपनी कार के साथ टेक लगाए खड़े मुकुंदलाल के पास पहुँचा। जल्दी लौट आया, वो बोला। घपला हो गया। कार का ड्राइविंग साइड का दरवाज़ा खोलता मैं बोला, क्या हुआ? गाड़ी में बैठ बताता हूँ। वो तनिक हिचकिचाता हुआ कार की परली तरफ पहुँचा और मैंने तत्काल कार को आगे बढ़ाया। तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? उसने पूछा। शुक्र है रंग ही उड़ा हुआ है, मैं बोला, वरना प्राण पखेरु उड़ने वाले थे। अरे, किसी ने मेरे पर गोली चलाई। एन उसी वक्त वो आदमी इत्तेफाक से उठ खड़ा हुआ और गोली मेरी जगह उसे लग गई। हे भगवान, कौन आदमी? वही जिसकी फिराक में यहाँ पहुँचा था, जिसकी बाबत तुझे मैंने बताया था, जिससे ऊपर मिलने गया था। हाँ, भूषण बाली नाम है उसका। गोली किसने चलाई? कहाँ से चलाई? कोई कमरे में छुपा हुआ था? नहीं, बालकनी में था, तभी पहुंचा जान पड़ता था। मुझे तो फायर एस्केप की सीढ़ियां उतरता दिखाई दिया था, लेकिन ऊंचाई से उसकी सूरत देख पाना मुमकिन नहीं था। अब वो मैनेजर
या मालिक ऊपर मरा पड़ा है? हाँ, और तू भागा जा रहा है। और क्या करूं? वहाँ बैठ के फंसूं? अरे भाई, तू तू गवाह है कि किस बात का गवाह हूँ मैं? कातिल को तो देखा नहीं मैंने। अरे तू कत्ल का गवाह है। पीठ में गोली लगी, मैं गवाह नहीं होऊंगा तो क्या वो खुदकुशी का केस समझ लिया जाएगा? खामखा कोई अपनी पीठ में गोली कैसे मार सकता है? तो फिर तू कम से कम पुलिस को इतना तो बता सकता है कि गोली तेरे पर चलाई गई थी, वो इत्तेफाक से बीच में आ गया था इसलिए उसे लग गई थी। मुकुंदलाल, ये महज अंदाज़ा है मेरा। हो सकता है असल बात ये न हो सकता है असल निशाना वो ही हो। नशे के सौदागरों ने उसे एलिमेट किया हो। क्या किया हो? रास्ते से हटाया हो। खामखा हो सकता है मुझे पुलिस का या एनसीबी का आदमी समझ लिया हो और वो शख्स उन्हें अपने धंधे की कमज़ोर कड़ी लगा हो। तू फेंक रहा है, ज़्यादा ही लंबी छोड़ रहा है। चल ऐसे ही सही, ये तो कोई ड्रग्स का बखेड़ा है। अब मुंह से निकल ही गया तो हाँ, जिसमें दखल अंदाज होकर तू अपनी जान देने पर तुला है। मेरी जान इतनी सस्ती नहीं। अभी खुद तो बोल के हटा है कि जान जाने से बाल बाल बची ना। सस्ती होती तो बचती। अब तू जा कहाँ रहा है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? शालीमार बाग, वहाँ क्या है? वहाँ भी वही कुछ है जो पीछे था। मेरा वहाँ क्या काम है ना? क्या इस बार तू मेरे साथ होगा? अगर वहाँ भी गोली चली तो बीच में आ जाना। क्या पागल हुआ है? तो बहस न कर, चुपचाप बैठ। इस वक्त मुझे एक साथी की ज़रूरत है। मैं साथी? क्यों नहीं साथी, वो जो साथ दे। इतना साथ तो मैं अपने बाप को न दूँ कि अगर उस पर गोली चले तो मैं बीच में जाके खड़ा हूँ। हौसला रख, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। न ही होने वाला हो तो अच्छा है। एक बात याद कर ले कोहली, मैं किसी फौजदारी में तेरे साथ शरीक नहीं हूँ। कहाँ से होगा? खास पुलिसिया है, एक ही तो सबक सीखा है। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। बकवास न कर, मैं सस्पेंशन में चल रहा हूँ। किसी पंगे में फंस गया तो पूरा ही काम हो जाएगा मेरा। कोई पंगा नहीं होने वाला। अब खामोश बैठ। शालीमार बाग में मैग्नम हेल्थ क्लब एंड जिम तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत न हुई। वो मशहूर जगह थी जिसके नाम से इलाके में हर कोई वाकिफ था। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी को जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर यह नावल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।